प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, लोगों के सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बने विकसित भारत संकल्प यात्रा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक के दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में शोधार्थियों से किया संवाद। शोधार्थियों से नई तकनीक अपनाने पर दिया जोर। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का ब्रोशर किया लॉन्च। और महेंद्रगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की बदल रही है तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने लाभार्थियों से उनके अनुभवों को भी जाना। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। कि नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद यही है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मोदी की गारंटी की ये गाड़ी गांव-गांव जा रही है। पीएम ने कहा कि हमें देश की एक बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्षों से बाहर निकालना है। इसलिए हम गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े, यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी जांच, 22 लाख लोगों की स्किल एनीमिया की जांच हुई है। वहीं 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से लगभग 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है।
केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल जिले के हुडा सेक्टर 2 मार्केट में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम को एक विशेष स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 25 जनवरी तक हर गांव, हर नगर और हर कस्बे में जा रही है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे और योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिले। और ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तब से लेके 25 जनवरी तक देश के हर गांव में, हर नगर में, हर कस्बे में जा रही है। और इसका मात्र उद्देश्य इतना है कि मोदी सरकार की, मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे और जो इन योजनाओं के पात्र व्यक्ति हैं उनको मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिले। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी विभागों के अधिकारी लोगों के दस्तावेजों में जो त्रुटि है उसे ठीक कर रहे हैं। उसके पैसे भी आते हैं हर महीने। और मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, अब हम गैस पे बनाते हैं। बहुत अच्छा बहुत देशों में मोदी जी का नाम हो रहा है। हम उसको धन्यवाद करते हैं। हमें जी गैस सिलेंडर मिला है, अच्छा खाना बनाते हैं, हमें धुआं नहीं लगता है, हमें खूब अच्छा खाना बनाते हैं, बढ़िया से हमें फायदा हुआ है। बढ़िया काम कर रही है सरकार। कैथल के गांव बीर थे व बीर बांगड़ा में पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं से संबंधित लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया और यात्रा में मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने पीएम उज्ज्वला व आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब, महिलाओं, किसानों व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी द्वारा वंचित पात्र लोगों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। यात्रा बिना किसी भेदभाव के पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। सरकार की गारंटी की गाड़ी भी आई है, उसमें भी सभी योजनाओं के बारे में एक एक करके बताने का काम किया है। और आज जो पात्र हैं, जो बीपीएल कार्ड बनने की बात हो, उज्ज्वला योजना जो फ्री में गैस सिलेंडर देने की बात हो, जो आयुष्मान योजना है, जो 5 लाख का बीमा हमारी सरकार कर रही है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो 5 लाख का बीमा 1 साल के लिए, उसकी बात हो तो इसमें बहुत सारी योजनाएं इस तरीके की हैं। किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालाना हमारी सरकार 2-2 हज़ार की किस्त डलवाने का काम करती है। और किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो और मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए जैसे बुढ़ापा पेंशन, अब हमारी सरकार ने 1 जनवरी से 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। चाहे इसमें दिव्यांग पेंशन है, चाहे इसमें विधवा पेंशन है, चाहे इसमें बुढ़ापा पेंशन है, तो इस तरह की योजनाएं, उसमें परिवार पहचान पत्र में किसी की आईडी कम ज़्यादा हुई है। ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। आया था मैं जो कि बनवाए हैं अब, और ऐसी सुविधा का पहले कभी नहीं मिली थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी के और सीएम खट्टर जी के इसमें हमें लाभ उठाने को मिला है। 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री हमें गरीब लोगों को मिलेगा। बस मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। मुझे आज नरेंद्र मोदी जी और
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गैस चूल्हा दिया है और मुझे गैस चूल्हा जलाने की उम्मीद मिली है। पहले मैं चूल्हे से काम करती थी और गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मुझे उनका मैं आज धन्यवाद करती हूँ। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कल संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानून बनाए जाने से आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। नए कानून सबसे पहले नागरिक, सबसे पहले सम्मान और सबसे पहले न्याय की भावना के अनुरूप तैयार किए गए हैं। उन्होंने नए कानूनों में महिलाओं और बालिकाओं के अपराधों तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के बारे में विशेष ध्यान दिए जाने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों के लाभ के लिए सकारात्मक सूचना और संदेशों के प्रसार के लिए पुलिस थाना स्तर पर सोशल मीडिया के उपयोग की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि सरकारी अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में स्थानीय जनता के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करना चाहिए। इस अवसर पर पीएम ने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैसे ही अरब सागर में वाणिज्य पोत के संकट में होने की सूचना मिली तो नौसेना और समुद्री कमांडो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोत में सवार 15 भारतीयों सहित सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आदित्य L1 की सफलता की भी सराहना करते हुए कहा कि आदित्य L1 ने निर्धारित समय में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। मिशन चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रमाण है। सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराधों, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने से जुड़ी चुनौतियों और जेल सुधारों सहित व्यापक पुलिस व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा भी हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक के दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में शोधार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नई तकनीक अपनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया भर में नई नई तकनीक आ रही है। तकनीक के साथ ही ज्ञान भी हासिल करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है।
साथ ही राज्यपाल ने विकसित भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने शोधार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले अपने देश के बारे में जानो और फिर दुनिया के बारे में सोचो। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की सराहना की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति गजेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। देश में ये पहला विश्वविद्यालय है विजुअल आर्ट्स और ऐसे जो है यूनिवर्सिटी देश में हाँ भी नहीं है। हरियाणा में आप उसमें पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ऑल आर वेरी लकी पीपल। अब्दुल कलाम जी जो है मुझे बार बार बोलते थे, मैं मंत्री था उनसे मिलता था, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है और बहुत गरीबी से आया हुआ है। पेपर डालने वाला आदमी है, न्यूज़ पेपर डालता था उनके जीवन में, लेकिन वो मन में लगा लिया, साइंटिस्ट बन गया और देश का आटम बम आविष्कार करने में उनका योगदान रहा, राष्ट्रपति बना। फरीदाबाद के बायोटेक साइंस क्लस्टर ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में आगामी 17 से 20 जनवरी तक इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फेस्टिवल का ब्रोशर लॉन्च किया। इस मौके पर भारत सरकार और हरियाणा के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस फेस्टिवल में देश और विदेश से वैज्ञानिक पहुंचेंगे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके अलावा बायोटेक क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी, उद्यमी और साइंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे कंपनियां भी भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के उद्योगों द्वारा निर्मित कल पुर्जे चंद्रयान और सूर्ययान मिशन में लगाए गए हैं। इस फेस्टिवल का लाभ जहां वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को होगा, तो वहीं उद्यमियों को भी नई जानकारियां मिलेंगी, जिससे वे इस क्षेत्र में बेहतर काम कर पाएंगे। यहाँ जमावड़ा हुए साइंटिस्ट और देश और विदेश के जो साइंटिस्ट आएंगे और इससे आने वाले समय के लिए फरीदाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और औद्योगिक क्षेत्र में फरीदाबाद पहले भी एशिया के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाता था और सुई से लेकर आज चंद्रयान सूर्ययान तक भी आज भी छोटे छोटे यंत्र आज फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र बनते हैं और इससे बच्चों को लाभ मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, बच्चों को लाभ मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को जानकारी होगी, तरह तरह की औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी और पूरे देश का होने जब वाला है और विदेश से भी, बाहर से भी जो जानकारी मिली 20 देशों के डेलीगेट आने वाले हैं। इससे आने वाले समय जो साइंस का जो प्रधानमंत्री जी जो नारा है उसको बल मिलेगा, उसको आधार मिलेगा। वहीं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव ए धनलक्ष्मी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस साइंस मेले के मुख्य अतिथि होंगे। एक विशेष समिति का गठन करके इस मेले की तैयारियां की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वाला फंक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं। इट इज एन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एंड दिस इज द 9th एडिशन। इसके पहले 8 एडिशन हो चुके हैं। उसमें 2 एडिशन में प्राइम मिनिस्टर अपना इनॉग्रल स्पीच दिया और 1 एडिशन में प्रेसिडेंट भी आया। इस बार हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा का वो मुख्य अतिथि होगा ये फेस्टिवल को और हमारा मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी उन्होंने चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पैक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। अब प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी सस्ती दवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से रियायती दरों पर जेनेरिक दवा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन केंद्रों की वजह से अभी तक लोगों की 26,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भाइयों और बहनों, ये 9 साल के अंदर जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 26,000 करोड़ रुपया
इस देश के गरीबों का बचा है 26,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी राहत उनको मिली। मैं बाद में डिटेल में इस पर बताऊंगा, परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। ग्रामीण गरीबों को भी गुणवत्ता युक्त दवाइयां सस्ते और किफायती भाव से मिलेगी और मुझे इसका बहुत आनंद है कि सहकारिता क्षेत्र इसमें माध्यम बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय आने वाले समय में 2 लाख पैक्स बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पैक्स को अभी तक कुल 22 सेवाओं के लिए चुना गया है। देश भर में 28,000 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर बन चुकी है। ये पैक्स केंद्र और राज्य की करीब 300 से अधिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि 2300 से अधिक समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति मिल चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में जो तय किया है कि सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों में जोड़कर उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, आज उसका विस्तार हो रहा है। मनसुख भाई ने जैसे बताया ऐसे देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक प्रकार से आज घोषणा किया है। पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है। इसका मुझे विशेष आनंद है। महेंद्रगढ़ में कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव व पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामबिलास शर्मा सहित अन्य गणमान्य समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कल विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों से किए गए संवाद को वर्चुअल माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम स्थल में पहुंचने से पहले सभी ने राव तुला राम की मूर्ति पर माल्यार्पण की। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए नायब सिंह ने लोगों से आह्वान किया कि वो आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने का कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है। इसी प्रकार हरियाणा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीबों को ढूंढ कर सरकार की योजनाओं का लाभ दे रही है। पहले गरीब सरकार को ढूंढते थे, अब सरकार गरीबों को ढूंढ रही है। केंद्र राज्य सरकार गरीबों को समर्पित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को विस्तारित करके हरियाणा में 1 करोड़ 25 लाख लोगों को मेडिकल के बिल की चिंता से मुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से अब असली हकदारों को उनका हक घर बैठे ही मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर विपक्षी पार्टियां तारीख को लेकर मजाक उड़ाती थी, लेकिन आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर वर्ग का कल्याण किया है। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना से निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर गरीबों की आंखों की ओझल होती रोशनी को बचाने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने दक्षिणी हरियाणा की आखिरी टेल तक नहरी पानी पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए। उस सभी दिक्कतों को, परेशानियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझा है, मनोहर लाल जी की सरकार ने समझा है और उसी प्रकार की योजना बना करके उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। इतने लंबे समय से कांग्रेस भगवान श्री राम के विषय को लेकर के राजनीति करती रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बिल आया, ये जब धारा 370 का बिल आया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से लोकसभा में एक बात कही थी कि कांग्रेस के विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है। हर भाई जब सरसों पे या बाजरे बैंक में भावांतर भरपाई मेरे जब मजा आवे है। रामबिलास जी उस मंत्रिमंडल में थे, नायब सैनी मंत्रिमंडल में थे
और कृषि मंत्री की कलम आपने मेरे को सौंपी थी, उस समय हमने भावांतर भरपाई शुरू की थी, जिससे किसानों को इस प्रकार का और पानी की व्यवस्था, खेत तक पानी पहुंचाने का दायित्व उस समय शुरू में रामविलास जी और नायक जी के साथ मुझे दिया गया था और 140 करोड़ ओम प्रकाश जी यादव आप सबके कहने से उस समय 140 करोड़ पंप हाउसों के बदलने का उस समय काम आपके आशीर्वाद से किया। ये बदल पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि समारोह में आए लोगों की संख्या ने साबित कर दिया है कि महेंद्रगढ़ वास्तव में ही भाजपा की छावनी है। समारोह की सफलता के लिए उन्होंने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। महेंद्रगढ़ नगर में बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी हाजिरी माता बहनों की। अभी देखिए ये अर्चना ठाकुर, इसका फेंटा देखिए, ये निवाज नगर की बहन हमारी वो सरोज यादव। आज माता बहनों की भी संख्या इतनी भयंकर थी। मैं सारे महेंद्रगढ़ के पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत बहुत आभारी। हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों व अध्यापकों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहले से ही लागू कर दी गई है। आज कार्यशाला में अध्यापकों की आशंकाओं को भी दूर किया गया है। GJU के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि विश्वविद्यालय में शिक्षा नीति के तहत कुछ कोर्सेज पहले से ही लागू किए जा चुके हैं। हमने पिछले साल अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में UG प्रोग्राम में इसको लगाया था और इस साल यानी कि 2023-24 के एकेडमिक सेशन से अपने सभी एफिलेटेड कॉलेजेस में लगाया है। तो इसको लगाने में जो जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने चैलेंजेस हैं, उसका हमने डिस्कशन किया है इसमें। जैसे हमारे टीचर्स को एक बहुत इस तरह की एप्रीहेंशन रहती है कि इसमें कोई ऐसे नए सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, या हमारी फैकल्टी शॉर्ट हो जाएगी, या कुछ एक टीचिंग लोड कम हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक टीचिंग फैकल्टी सरप्लस हो जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने सिलसिलेवार उनको बताया कि ये सभी आशंकाएं जो हैं ये निराधार हैं। हमने हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ऑलरेडी इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट कर दिया था और कुछ PG क्लासेज जो हमने नई स्टार्ट की थी उनमें भी इम्प्लीमेंट कर दिया। इस साल जो है सभी में करेंगे और एफिलेटेड कॉलेजों में भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उनके लिए जो आज कॉलेजों को जो इसके लिए जो है एक सैनिटाइजेशन और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने, वायुमंडल तैयार करने के लिए जो है ये वर्कशॉप रखी गई है। राजकीय महाविद्यालय हिसार और बरवाला के प्राचार्य डॉक्टर दीपमाला व डॉक्टर रमेश आर्या ने कहा कि आज की कार्यशाला बहुत अच्छी रही। अब तक की शिक्षा नीति अध्यापकों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, परंतु नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नई शिक्षा नीति भारत के लिए एक आशा की किरण है। ये शिक्षा नीति विद्यार्थियों को छठी कक्षा से ही कौशल से जोड़ देती है। जो शिक्षा प्रणाली थी वो टीचर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन अब ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है और ये बहुत ही जॉयफुल एजुकेशन पॉलिसी होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है उस पर हम अपने सब्जेक्ट थोपे नहीं गए, वो अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट लेगा और उसको इंजॉय करेगा। तो और इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उससे भी अवगत कराया जाएगा। हम जहाँ तक स्किल की बात करते हैं, स्किल से ये एजुकेशन पॉलिसी छठी कक्षा से ही विद्यार्थी को जोड़ देती है। लॉर्ड मैकाले की जो पॉलिसी थी एजुकेशन की, उस एजुकेशन पॉलिसी को भारत ने 75 ईयर्स ढोया है, मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि उस एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे युवा को बेरोज़गारी में धकेल दिया, हमारे युवा को नशे पते की ओर धकेल दिया। वहाँ पर संस्कारों की कोई बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज एजुकेशन मीन्स द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ऑफ ए स्टूडेंट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।